इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि दंगे के बाद पहला जुमा बरेली संभल में क्या हुआ? आई लव वाला एक्सपेरिमेंट क्या सच में बहकावे में हुआ? योगी एक्शन पर मौलाना बढ़ गए, ओवैसी के साथ कितने हैं? बरेली में पिछले जुमे की हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज पर बेहद सख्ती रही। फ्लैग मार्च से लेकर जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। नतीजा शांतिपूर्वक जुमे की नमाज हुई। मौलाना भी मुस्लिम युवाओं से शांति की अपील करते दिखाई दिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस विवाद में प्रधानमंत्री मोदी को घसीटता है। वो कह रहे हैं कि आई लव मोदी कहने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद कह दिया जाता है उस पर बवाल है। पूछा जाए ओवैसी से कि किसने कहा कि आई लव मोहम्मद पर बवाल, सभी उसके पक्ष में है, लेकिन हाँ, उसकी आड़ में अगर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो कार्रवाई होगी उस पर। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कोई भी व्यक्ति बुलाता हो या कोई भी संगठन बुला रहा हो, उसके बुलावे पे कान न धरें, कतन न जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। समाज में फसाद फैलने को था तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। जुमा हफ्ता बीत गया, तस्वीरें और हालात बदले दिखे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखी। डीएम एसपी फ्लैग मार्च को लीड करते दिखे। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही। बरेली से संभल तक पुलिस की सख्ती का असर भी देखने को मिला। ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि पिछले जुमे को बरेली में हिंसा भड़काई गई, शांति व्यवस्था को चैलेंज किया गया, पुलिस वालों की जान लेने की साजिश की गई। लेकिन इसके बाद योगी सरकार ने बरेली के गुनहगारों पर शिकंजा ऐसा कसा कि अब कहीं कोई तनाव नहीं। आज जुमे के दिन शहर में पूरा पुलिस महकमा उतरा दिखा। जमीन के साथ साथ आसमानी आंखों से भी नजर रखी जा रही। मौलाना भी मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील करते दिखे। जुमे की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं, इसलिए कि पिछले जुमे को जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए। वाकई वो अफसोसनाक है और ये भी हमने अपील की है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति बुलाता हो या कोई भी संगठन बुला रहा हो, उसके बुलावे पे कान न धरें, कतन न जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने, रोड पर सड़कों पर न उतरें, नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा बिल्कुल न करें। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, बल्कि ये तो दिखावा होगा। अपील क्लियर है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काने पर भीड़ का हिस्सा न बने। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर जो सियासत कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश कर रहे हैं, उन्हें मौलाना नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बरेली के साजिशकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई में जिन लोगों को राजनीति दिखती है, उन्हें भी मौलाना की तरफ से सीधा संदेश दिया जा रहा है। आज की तारीख में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की बेअदबी हो रही है, बेहुरमती हो रही है और सियासत में उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये मोहब्बत का पैमाना दिलों में होता है और ये सड़क पर, रोड पर बैनर छाप करके ये दिखावा है, ये मोहब्बत का पैमाना नहीं है। इसको मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। जिस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाराए तकबीर के नारों को लेकर के पिछले दिनों में रोड पे आकर के तनाव बढ़ा और हिंसाएं हुई, तो मेरा मानना यह है कि किसी की भी ताकत का, किसी नाम का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो ये एक फितना होता है और इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं है। जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था, तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। ये नसीहत खास तौर पर बरेली की शांति भंग करने के जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा और उसके सिपह सालारों के लिए है, जिनके इशारों पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। बरेली की संवेदनशीलता को देखते हुए आसपास के जिलों में भी यूपी का प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। बरेली से लेकर संभल, कानपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक जुमे की नमाज को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। बरेली में एसपी और डीएम
खुद सुरक्षा व्यवस्था को लीड करते दिखे। संवेदनशील क्षेत्र है और पूरा जनपद है, उसमें हम लोगों ने 4 सुपर जोन्स और 4 स्पेशल जोन्स बनाए हैं। टोटल लगभग हमारे 50 गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके नेतृत्व में 8,000 साढ़े 8,000 का पुलिस बल है जिसको डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में भी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है। बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि पूरे शहर को, पूरे जनपद को हम लोगों ने सुपर जोन, जोन, सेक्टर और स्टैटिक पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं, जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट, एडीएम साहबान, एसपी साहबान, सीओ साहबान सब लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। एक दूसरे से बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कराया गया है कि ड्रोन कैमरे से निगरानी के माध्यम से कहीं छतों पर किसी प्रकार का ईंट पत्थर आदि इकट्ठा ना हो। बरेली से संभल तक हर तरफ चंगा दिखा। संभल में तो सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ने का काम आज जुमे के दिन भी जारी रहा। इसी बीच एक वायरल वीडियो सामने आ गया। युवक खुद को मुजफ्फरनगर का बता रहा और आई लव के नाम पर गर्दन कटने और काटने की धमकी दे रहा। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, लुसाना रोड, सभीपुर पट्टी टावर के पास, टाटा चौक। भाई भाई मिलूंगा, जिसको आना आ जाइए। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान ले लिया है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिस मौलाना तौकीर ने बरेली में हिंसा भड़काई, उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंब्रा में आज जुमे की नमाज के बाद रैली निकाली गई, लेकिन पुलिस की बंदोबस्ती के चलते माहौल पूरी तरह शांत रहा। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जेएनयू का कैंपस एक बार फिर से विवादों की वजह से चर्चा में आ गया। दशहरे के दिन रावण के पुतले पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगाने से हंगामा हो गया। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में जूते चप्पल तक चल गए। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन वामपंथियों को पहचानिए जो बार बार। दरअसल एबीवीपी ने दुर्गा प्रतिमा शोभा यात्रा और रावण दहन का आयोजन किया, लेकिन विवाद की वजह बना रावण का पुतला, जिस पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी। चाहे जेएनयू का कैंपस हो या फिर बरेली, आज माहौल शांत दिखा, लेकिन एबीवीपी की तरफ से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया जा रहा। हालांकि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा, जबकि बरेली में भी बवालियों को शांत करने का पूरा प्रबंध किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शादाब शम्स हैं, चेयरमैन हैं यूके उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट एआईएमपीएलबी के, और संदीप त्रिपाठी है कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कटियार जी, आपने सुना मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को, आपने सुना जो इफ्राहिम हुसैन कह रहे हैं? जी, कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में नफरत, अमन चैन के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ, ना किसी बात, ना किसी विचार, ना किसी व्यवहार, किसी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता पांडे साहब। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, जिसके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें हम इस समय मीडिया में सुन रहे हैं, तो उस पे कुछ बोलने का कि ये है योगी जी की सरकार है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, ये वो, इस तरीके की घटनाएं, चाहे फतेहपुर का मामला हो, चाहे कहीं पे हो, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पे समिति है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में नहीं जा रहे हैं अखिलेश कटियार जी। यूपी में चुनाव नहीं है, कानून व्यवस्था मेंटेन कैसे होती है? बरेली, संभल, कहां आज क्या हो गया? शांत रहा सब कुछ? आपको तस्वीरें अच्छी लगी? कुछ बुरा तो नहीं लगा आज के दिन आपको? मुझे सब अच्छा लगा पांडे साहब, और मुझे ये भी अच्छा लगता कि जब ये जो पर्चे लीक हो जाते हैं ना, उतनी मुस्तैदी वहां पे होती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता पेपर लीक पर पहुंच जाएंगे। अच्छा लगता। नहीं, अब आप पेपर लीक पर पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा लगता कि राजू पाल की सरेआम हत्या नहीं हुई होती,
अगर आपको विषय ही इधर उधर लेकर जाना है तो चलिए मैं लेकर जाता हूँ। बहुत अच्छा होता कि अतीक मुख्तार का आप लोग समर्थन करते नहीं दिखते, बहुत अच्छा होता कि मौलाना तौकीर का खुलकर आप लोग विरोध करते दिखाई देते, तो बहुत तो अच्छा, बहुत सारी चीजों में हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बरेली संभल में आज सब ठीक लगा, कुछ बुरा तो नहीं लगा आपको? पुलिस ने शानदार काम किया, कितने नंबर आप पुलिस को देंगे आज के दिन? सरकार को नहीं, कोई नंबर नहीं, सरकार का अच्छा काम करने की जिम्मेदारी है। इसमें काहे का नंबर? जनता ने आपको इस काम के लिए चुना। पिछले जुमे को तो आप नंबर दे रहे थे अखिलेश कटियार कि हाय रे पुलिस ने क्या कर दिया, ये तो भाईचारे के खिलाफ हो गया, लाठी कैसे चला सकते हैं। पिछले जुमे को आप नंबर दे रहे थे, आज जुमे वाले दिन आप नंबर नहीं दे रहे। जो सरकार के कर्मचारी हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, उनकी जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। अरे तो वही जिम्मेदारी तो पिछले जुमे के दिन निभाई गई कटियार जी। हमने सवाल पांडे साहब तब भी किया था कि 8 साल से धर्मांतरण का काम बलरामपुर पे चलता रहा, तब सरकार कहां थी? तो सरकार जब असफल होती है, हम अपोजिशन के लोग, हमारा काम है उन पे सवाल करना। ठीक, अच्छा काम करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, अच्छे काम करने पर आप नंबर नहीं देंगे, पैसे लेते हैं। शिवम त्यागी पिछले जुमे के दिन ये नंबर दे रहे थे, आज जुमे के दिन कह रहे हैं नंबर क्यों दे? ये तो काम है, लाठी चलाना काम नहीं है। देखिए, अगर सरकार अच्छा काम करे तो नंबर नहीं देंगे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर इस तरह के जो कुछ दंगाई हैं वो थोड़ा बहुत जो है भीड़ इकट्ठी कर ले जाए, तो ये सरकार क्या कर रही थी? ये हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा काम करो तो जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी, राज्य की बिल्कुल जिम्मेदारी है। एक जमाने में आपकी भी हुआ करती थी, जब हालात हर दिन हर महीने जो है 5 दंगे होते थे, जब एक साल में 27 दंगे होते थे, जब साल में 5 साल में 827-57 दंगे होते थे, ये सब आपकी जिम्मेदारी थी भाई। जिम्मेदारी होने के बाद ये हाल था आपका, यही स्थिति थी। ओवरऑल क्राइम रेट में 25% नेशनल एवरेज से कम है उत्तर प्रदेश। जाहिर है वो प्रदेश जो 25 करोड़ का है, जहां पर जनता इतनी है और उसके बाद भी स्थिति इतनी बेहतर है, वो जाहिर है इसी वजह से क्योंकि कानून व्यवस्था बेहतर है, चीजें बेहतर है। और मैं तो कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक बात है, संभल हो या कहीं पर भी हो, इसके अलावा बरेली हो या तमाम जितनी भी जगहें हैं, सब पर शांति से नमाज हुई और ऐसा ही होना भी चाहिए। नमाज का कोई भी लेना देना, ये बम बारूद और ये सब, ये हथगोले और ये पेट्रोल बम इकट्ठा करना, पत्थर इकट्ठा करना, इनसे कोई लेना देना नहीं है उसका। इबादत की जगह है, इबादत का समय है, तो इबादत करिए और शांति से रहिए। बोलिए होना चाहिए। कटियार जी कुछ अलावा जो करते हो ये तो गलत है। बोलिए सर, पसीना पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में पांडे साहब, पता नहीं हमारे मित्र त्यागी जी को ये जानकारी है नहीं, उत्तर प्रदेश में पुलिस का डेटा जो डेली मुठभेड़ को लेके है, वो पता है कितना है? 5 मुठभेड़ डेली की है, प्रतिदिन की 5 मुठभेड़ यूपी में। जरा त्यागी साहब उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। और उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है महिलाओं के लिए। एनसीआरबी के डेटा उठा लो तो यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार और जंगल राज मचा है। इसके बावजूद भी जो अच्छा काम सरकार करती है, उस मामले में सरकार के साथ। बोलिए शिवम त्यागी, रिप्लाई करिए। मैं फिर से वही कह रहा हूं, जहां तक बात मुठभेड़ की है, अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था में कानून से बाहर जाकर अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसको कानून से बड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। मैं फिर से वही कह रहा हूं, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह के मामले हैं, जिस तरह की चीजें हैं, आपके जमाने और इस जमाने में यही तो फर्क है। और मैं कहां का डेटा दे रहा हूं? मैं एनसीआरबी का ही डेटा दे रहा हूं। 1 लाख पर 431 क्राइम जो है केरला में है सबसे ज्यादा, और नेशनल एवरेज में उत्तर प्रदेश में 370 है, यानी कि टोटल का 25% कम। पिछले 5 साल में सभी जितने भी अपराध हैं उनमें 25% की गिरावट है। वो इसी वजह से है कि कानून व्यवस्था है। आपके समय में क्या होता था, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। अखिलेश कटियार, मैं फिर आप एनकाउंटर ना हो ये कह रहे हैं, तो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस हार तो पहनाने नहीं जाएगी। और सर, थोड़ा सा आपको इतना डेटा देखने का शौक है तो मुलायम सिंह यादव जी के समय में कितने यूपी में एनकाउंटर हुए थे, जाकर उसका डेटा देख लीजिएगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं, जाकर डेटा देख लीजिएगा। और मैं एनकाउंटर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो अखिलेश कटियार, मैं एनकाउंटर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। डेटा खेलने का शौक है तो बताइए, वो भी खेल लूंगा और आपसे ज्यादा बेहतर खेल लूंगा, और फिर आप उस पर फंस जाएंगे क्योंकि आपकी सरकार में पहली बार यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था। खेलने का शौक है, उसमें बात कर रहे हैं हम। और जो चलिए ठीक है, आजादी साहब रुक जाइए भाई। आजादी साहब, पिछले जुमे के दिन जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। आज जुमे के दिन जो कुछ हुआ, जो सख्ती दिखी है या जो व्यवस्था दिखी है, आप कितना नंबर देते हैं? देखिए, पिछले जुमे को वाकई में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये बात सही है। इस जुमे को जो व्यवस्था की गई इसकी कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा,
कोई हालात थे ही नहीं खराब। हालात तो उलमा ने अभी मौलाना शाहबुद्दीन को सुनवा रहे थे, दरगाह आला हजरत के जो उलमा मौलाना तौकीर रजा के परिवार के लोग थे, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि भाई आप लोग नमाज पढ़ के सीधे अपने घरों में जाए, कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है, कानूनी लड़ाई है, लड़नी जाएगी। तो ये जो ड्रामेबाजी की है आज जो प्रशासन ने, इससे मुसलमानों को खौफ दिखाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये बरेली नहीं, ये संभल नहीं, ये पूरे देश में और जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमानों को ऐसे ही डराने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुलिस से क्यों डराने वाले लोग हैं। आपको पुलिस से डर लगता है? डराते हैं पुलिस के। आपको पुलिस से डर लगता है जरी जी? देखिए, जब बेकसूरों को पुलिस जेल में भेजेगी, कौन सा बेकसूर जेल में गया? सुनो ना, अरे सुन लो ना, आप सुन ही रहा हूं। बेकसूरों के इनकाउंटर करेगी, नाम लीजिए ना, कौन सा बेकसूर जेल में गया? मदरसे और मस्जिद सर एक करके शिवम से मैं रिप्लाई लेते चलूंगा। कौन सा बेकसूर जेल में गया? योगी जी खुद सुनो ना आप भाई, एक तो आप सुनते नहीं, बात मैं सुन रहा हूं सर। शुरुआती आपके जवाब में मेरे बिल्कुल बीच में नहीं आया। अब एक करके आप कह रहे हैं बेकसूर जेल में गया। कौन सा बेकसूर जेल में गया, नाम लीजिए। अरे आपको परेशानी क्यों हो रही है? हम भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे आप बोलिए सर। ये जवाब मैं भी अरे आपकी आवाज, भाजपा के प्रवक्ता मौजूद है आचार्य जी, आपकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं। आपके बीजेपी से सवाल को और तीखा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कौन सा बेकसूर जेल में गया, नाम लीजिए। शिवम से रिप्लाई लेता हूं तुरंत, एकदम भागने नहीं दूंगा इनको। पूरी बात तो होने दें। हाँ, जो जब योगी जी खड़े होकर के खुले शब्दों में मुसलमानों को धमकी देंगे, जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स फतेहपुर और बरेली में दोनों में फर्क दिखाएगा, तो सवाल तो पैदा साहब होंगे ना। सर आचार्य जी, फतेहपुर में बीजेपी के लोगों पर भी केस हुआ, बजरंग दल के लोगों पर भी केस हुआ। अभी आपने एक लाइन कही बेकसूर जेल में डाले जा रहे हैं। कौन सा बेकसूर जेल में गया, मुझे नाम लीजिए सर। ये पुलिस फतेहपुर में नहीं, पहले बताइए बरेली इंसिडेंट में कौन सा बेकसूर जेल में गया, मुझे नाम लीजिए सर। इसके हाथ किसने नाम लीजिए सर। बरेली में ये हाथ खुले कैसे, कौन सा बेकसूर जेल में गया? अरे जो हाथ बरेली में खुल गए थे ना, ये हाथ फतेहपुर में बंधे हुए क्यों रहे? सर कौन सा बेकसूर जेल में गया, या तो बोलिए मैंने गलत बोला। आपसे 99% जो गए जेलों में गए वो बेकसूर है। नाम लीजिए ना सर, आप एक का नाम ले लीजिए। और मौलाना एक का नाम ले लीजिए, मैंने एक बेकसूर का नाम ले लीजिए। मौलाना तौकीर रजा साहब ने जो अवाम को बुलाया था, उनको नहीं बुलाना चाहिए था। सुनिए लेकिन अरे सुनिए ना आचार्य जी, मैं आपके और शिवम त्यागी के बीच डिबेट करा दूंगा। अखिलेश कटियार और शादाब शम्स को एकदम रोक के आप नाम लीजिए, कौन सा बेकसूर जेल में गया? मैं आपसे कह नहीं रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। 99%। अरे नाम लीजिए ना, 99% क्या होता है? 99% गए हैं लोग। 99% क्या होता है? जेलों में नाम लीजिए सर, नाम भेज रहे हो आप। कौन सा बेकसूर जेल में गया, भेज रहे हो? नाम लीजिए ना। फतेहपुर के लोग जेल में क्यों नहीं गए? अरे कौन सा बेकसूर जेल में गया? भाजपा का जिलाध्यक्ष जेल में क्यों नहीं गए, बताओ आप हमें। अब सब नाम ही नहीं ले पा रहे हैं आप। संदीप त्रिपाठी है क्या अपने पास? संदीप त्रिपाठी है, जरा स्क्रीन पर रखिए। संदीप त्रिपाठी, आपको भी लगता है बेकसूर जेल में गए हैं? जी, आपको भी लगता है बेकसूर जेल में गए हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि कुलदीप सेंगर को ऐसे जेल भेज दिया गया। अच्छा, हमने ये भी नहीं कहा कि आपको कुलदीप सेंगर लग रहा है? अभी आप सर, अब मतलब मुझे जो कहना है वो आप कहना है, तो आप कहिए सर। ये कहलवाएंगे तो सर डिबेट की लाइन है ना, डिबेट का सब्जेक्ट है। आप कुलदीप सेंगर को लेकर जो माने आप बोलते रहिए, क्या सब्जेक्ट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये आकर आप कहेंगे कि मौकरी करने की आपकी आदत है संदीप त्रिपाठी, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्या सब्जेक्ट है सर? आपको इनवाइट किया जाता है तो टॉपिक बताया जाता है, आप इर्द गिर्द बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सवाल है उस सवाल का एक लाइन जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप दुनिया भर, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन घूमते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सवाल है सर? फिर से सवाल पूछ लीजिए। चलिए फिर से सवाल दोहरा देता हूं। आचार्य जी ने कहा कि बेकसूर जेल में डाले गए हैं। बरेली, संभाल, जहां भी जो एक्शन हो रहा है, योगी सरकार बेकसूरों को जेल में डाल रही है। क्या आप उनकी बात से सहमत या नहीं सहमत हैं? किसने कहा सर? आचार्य जी बैठे, उन्होंने कहा। वो अपना जवाब दे लेंगे। मैं अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए बैठा हूं। आपके विषय पर अगर अनुमति हो तो मैं अपना स्टैंड रख सकता हूं। अरे तो आप बता दीजिए ना सर, पार्टी है, आपका रिएक्शन क्या है मौलाना आचार्य की इस बात पर?
उत्तर प्रदेश में क्या है वो सर, कौन क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसका मैं जवाब सर? सुनिए ना, वो क्या है नहीं है, ये देखने के लिए और जांचने के लिए आपको नहीं बुलाया है। हाँ, हाँ। आपसे सवाल फिर पूछ किसके रहा लिए हूं बुलाया? और आपका जवाब नहीं देने का मन है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। बढ़ जाइए, हाँ ठीक है सर, मैं बढ़ जाता हूं, बढ़ जाइए, एकदम धक्का बढ़ लगा जाता हूं। दूं? आप अगर बढ़ ना पाए तो धक्का लगा दूं। नहीं सर, धक्का आप अपने मुंह को लगाते रहिए और शांत रहिए। अब फिर चलिए ठीक है। शिवम, शादाब शम्स, शिवम आता हूं आपके पास। शादाब शम्स, ये आदत है, बोलेंगे नहीं क्योंकि संदीप त्रिपाठी को लगता है हाय रे मेरा वोट बैंक। सच सुनने का दम नहीं है, सच बोलने का दम नहीं है। बदकिस्मती है राकेश भाई कि अभी अजहरी साहब की आपने अधूरी बात सुनी। आप पूरी बात मैं याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा बेगुनाह लोगों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं। आप ये भी पूछ लीजिए बेगुनाह लोगों के कौन से बेगुनाह लोग थे जिनके इनकाउंटर किए गए। शायद जेल में जाने वालों की संख्या ज्यादा हो, वो नाम ना बता पा रहे हो। उन्होंने एक शब्द कहा बेगुनाह लोगों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो इनकाउंटर जिन जिन लोगों के हुए उनमें जो बेगुनाह थे हमें भी उनके नाम से अवगत करा दे तो हम इनके शुक्रगुजार होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि योगी जी का डर दिखाया जा रहा है। भाई हमने तो ये सुना बुजुर्गों से कि देश या सरकार डर और मोहब्बत दोनों चीजों से चलती है। जो देश का जो शासक होता है उससे लोगों को डरना भी चाहिए और प्यार भी करना चाहिए। और जहां ये दोनों क्वालिटीज होती हैं वहां दंगे नहीं होते। और उसका जीता जागता प्रमाण है बरेली में जिस तरह से सही तरीके से टैकल किया गया। ये जो उपद्रव फैलाना चाहते थे, ये जो गुंडई करना चाह रहे थे मौलानाओं के नाम पर, मैं ये कह रहा हूं आप आई लव मोहम्मद, मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद। मोहम्मद को दिल से प्यार कीजिए, उनके किरदार से प्यार कीजिए। रोड पे उतरकर जिस तरह से आप रैलियां कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, क्या मोहम्मद इस बात का आपको इजाजत देते हैं कि आप इस तरह की गंदगी मचाइए, देश को आग नफरतों में नहीं, लेकिन उसके बावजूद शादाब शम्स जो आप बात कह रहे हैं, इफ्राहिम हुसैन ने ये बात कही, बरेलवी ने ये बात कही, उसके बावजूद शिवम त्यागी आप लोगों ने क्यों पुलिस को उतार दिया? अजहरी जी कह रहे हैं नहीं ये तो डरा रहे हैं आप लोग, डराने के लिए उतरा। कानून व्यवस्था बुलंद करना आपका मकसद नहीं है, आपका मकसद है अजहरी जैसे लोगों को डराना। पुलिस कहां थी? पिछले हफ्ते यह विषय था। पिछले हफ्ते यह विषय था कि जब भीड़ इकट्ठी हुई तो पुलिस कहां थी। पिछले हफ्ते यह विषय था कि जब बम इकट्ठे हुए तो पुलिस कहां थी। आज पुलिस है सामने तो कह रहे हैं डरा रहे हैं। पुलिस डराने के लिए है क्या? सुरक्षा देने के लिए है। हम तो नहीं डरते पुलिस से। अभी नीचे आया तो पूरे रास्ते में पुलिस है, अच्छी बात है। पुलिस सुरक्षा से जरूरी है, सुरक्षा के लिए पुलिस होना। और मैं तो ये मानता हूं जो गुंडा मवाली है वो डरेगा पुलिस से। अब भाई किसी को डर लग रहा है तो उसको सोचने की आवश्यकता है कि उसके कर्म या फिर कांड कैसे है। डरने की आवश्यकता है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। प्रदेश की सुरक्षा हमारे हाथ में है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, अगर गुंडागर्दी करनी है, पत्थरबाजी करनी है, पेट्रोल बम चलाने हैं तो डरने की जरूरत है। ये डर रहना चाहिए, बहुत अच्छा है। ठीक, अजहरी जी आप बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं क्या हुआ था पिछले शुक्रवार को सर? हुआ यह था ना नमाज, रुक जाइए सर, बहुत फैक्ट क्लियर कर दें। नमाज से किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आप लोग कुछ अपनी बात कहना चाहते थे, बैनर दिखाना चाहते थे, दिखाए, वहां तक भी ठीक था। कई जगहों पर शांतिपूर्वक दिखाया भी गया। लेकिन एक जगह पर बवाल होता है, पेट्रोल बम लोग लेकर आते हैं तो शिवम त्यागी कह रहे हैं वैसे लोगों के लिए पुलिस थी, फिर क्यों डर वाली बात है? देखिए, बैनर दिखाना भी गलत। और जब कानपुर का ही हादसा था, कानपुर प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी थी। मैंने पहले भी कहा था आपसे, शायद आपको याद हो, कानपुर प्रशासन की सफाई देने के बाद में ये सारी चीजें गलत थी। लेकिन अगर वो लोग सड़कों पर आए थे तो लाठीचार्ज जो किया गया ये प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत हुआ। पत्थरबाजी का आरोप, पेट्रोल बम का आरोप, जितने आरोप हैं ये सब झूठे आरोप हैं। ये साजिश है, एक प्लानिंग है प्रशासन और सरकार की। अच्छा। और भाजपा की। 22 पुलिस वाले घायल हैं, उन्होंने अपने सर में ईंट मार ली के उठाकर, कमाल बात हो गई। समझ आएगा निकल के 22 अरे 22 पुलिस वाले घायल है। कैसे हो गए वो घायल? वो घर से निकले अपने आप ईंट मार लिया उन्होंने, उनके बैजेस नोचे गए। क्या बात कर रहे हो भाई? वीडियो वायरल है कि पुलिस वाले अगर रोकेंगे तो उनकी भी बाजू काट दी जाएगी। ये वीडियो वायरल है भाई इस तरह की। पुलिस वाले अगर रोकेंगे और आज उनको भी अगर पीटना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वीडियो वायरल है। क्या है बताओ हमें आप? कमाल बात हो गई। को तोड़ने वालों को हरिद्वार में जो गाड़ियां तोड़ते उन पर फूला बरसा रहे हो और आप बरेली में लाठियां चला रहे हो। क्या इंसाफ है? जो पत्थर मार रहा है, जो पेट्रोल बम मार रहा है, उसकी आरती उतारे, वो तो नहीं हो पाएगा हमसे। ये तो अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी ना है, वो नहीं हो पाएगा। आरती नहीं उतरेगी पत्थर मारने वाले की और बम मारने वाले की, कोई आरती नहीं उतारी जाएगी। आपने दिखाया नहीं
पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया उनको, जो पत्थर बरसाने वाले छत पे किसको बैठ रहे थे। नजरअंदाज कर दिया? याद करो आप, किसको नजरअंदाज कर दिया? जो पत्थर बरसा रहे थे छतों पर खड़े होकर के भाजपा के अरे लोग। भाई वो भी चल रहा है, आप गए थे क्या बरेली? कब आखिरी बार गए हजारी जी आप? अरे वीडियोज आए गए, हाँ वीडियोज आए ना तो आप चेहरा देखकर जान लिए कि वो बीजेपी का आदमी है। हम बरेली में रहते हैं साहब। ये कौन सा पैरामीटर है? क्या होता है? नहीं कौन सा पैरामीटर है? हम बरेली में ही रहते हैं। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, जानबूझकर पूछा कि बरेली कब गए। बरेली में रहकर आप इतनी बहकी बातें करेंगे मौलाना साहब तो नहीं अच्छा लगेगा। ऐसी बहकी बातें, जुल्म ज्यादती कर रहे हो आप, करवा रहे हो आप सही नहीं, सही बात दिखा नहीं रहे हो मतलब चैनल पे, तो सही बात बोले। मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी दिखाना गलत है। मौलाना तौकीर के राइट हैंड जिसने कहा पुलिस वालों की बाजू काट देंगे, उसको दिखाना, उसकी गिरफ्तारी को दिखाना गलत है। रजा का प्रवक्ता नहीं हूँ, साफ सुन ले आप। अरे आप प्रवक्ता नहीं, इनडायरेक्टली भाई प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। जो इनडायरेक्टली आप तौकीर रजा के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। जुल्म किया है आपने, जो आपने लाठियां चलाई है वो जुल्म किया, मुजरिम हो आप उसके। अब शिवम त्यागी, एक काम पुलिस के लिए आप अलग दिशा कि भाई जाओ सिर फुड़वाओ, गोली चले खा लो, ना गोली चलाना, ना लाठी चलाना, ना पत्थर चलाना। पता है। मुसलमान जहां भी मुसलमान निकलता है तो पत्थर। अरे फिर वही बात है, भी आपकी आदत है। शिवम एक रिप्लाई करिए फिर आगे बढ़ता हूं। थैंक यू। नहीं हो पाएगा जी। अगर इनको लगता है कि पुलिस वालों को मारोगे, पीटोगे, मुठभेड़ करोगे, उनके ऊपर चाकू छुरी चलाओगे, गोली चलाने की कोशिश करोगे, कोई नहीं मार रहा पुलिस वालों को, पुलिस कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करोगे, तो अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आपका पहनावा देखकर या आपको देखकर या आप धर्म विशेष से है ये देखकर आपको छोड़ दिया जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। ये उत्तर प्रदेश है जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही शब्दों में एज इट इज रिपीट कर देता हूं, उसको डेंटिंग पेंटिंग करके ठीक कर दिया जाएगा। कोई इफ एंड बट वाली कहानी है ही नहीं। हाँ, अगर कानून के तहत काम करोगे तो सब बराबर है। 25 करोड़ का प्रदेश है, 25 करोड़ लोग अपने तरीके से जी सकते हैं, रह सकते हैं, धर्म बना सकते हैं, धार्मिक चीजें कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लोगे, शहर को बंदी बनाओगे, बच्चों को स्कूल जाने से रोकोगे, महिलाओं के लिए परेशानी खड़ी करोगे, तो ठीक पुलिस इलाज करेगी ही करेगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है कटियार जी, संभल से एक और तस्वीर आई। आज जुमे का दिन है, नमाज का दिन है, लोगों ने की, लेकिन वहीं सरकारी जमीन पर एक मस्जिद बनी हुई थी अवैध तरीके से, लोग उसे खुद तोड़ रहे हैं, इंतजामिया कमेटी खुद तोड़ रही है, कल से तोड़ने का काम है। आप कहेंगे इसमें भी दिक्कत है? नहीं, मुझे इस पे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्यागी साहब कह रहे हैं कि भाई अपराधियों के साथ तो हम सलूक करेंगे जो अपराधियों के साथ किया जाना चाहिए। तो एक जानना चाहता था, कुलदीप सेंगर जी के पास जो 28 मुकदमे हैं, ये भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही होगी। ब्रजेश सिंह बनारस वाले 106 मुकदमे, धनंजय सिंह जौनपुर 46 मुकदमे, उदय भान सिंह भदोई 83 मुकदमे, अशोक हमीरपुर 37, ब्रजभूषण शरण सिंह 84, ये सब जिले बादशाह सिंह 86, 88। ठीक, चलिए आपने 4-5 नाम ले ही लिए अखिलेश कटियार जी। शिवम आपका सवाल समझ गया, जवाब ले लीजिए, फिर संदीप जी आपके पास आ रहा है। मैं आपका सवाल समझ गया और पूरे तरीके से सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, चाहे किसी पर 100 मुकदमे हो, चाहे 10 और चाहे 1 और चाहे 1000, कोई पत्थर उठा के तो देखे, और कोई पत्थर उठा के तो देखे, किसी भी धर्म किसी भी जाति से आता उसका कोई विषय नहीं, कोई पत्थर उठाकर देखे। कानून व्यवस्था को जो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, चाहे किसी जाति धर्म से उसे बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा किसी भी वजह से। केसेस सब पे हैं, मैं तो कहता हूं हर जगह, हर प्रदेश में, हर एक व्यक्ति पर केसेस है, खूब रहे, कोई बात नहीं, कानून अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन पत्थर उठाकर अगर कोई उत्तर प्रदेश में देखेगा तो कोई जाति धर्म नहीं देखा जाएगा उसको, कोई जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। आपको यही जवाब चाहिए था ना? बिल्कुल ठीक बात है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? संदीप त्रिपाठी, मैं फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है, अगर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, कहीं कुछ अवैध है, लोग उसे खुद तोड़ने को तैयार हैं, तो इसको क्यों डर से जोड़ा जा रहा है? अब सर सवाल आपका आया जायज सवाल, जो कानून व्यवस्था का मसला। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। हाँ सर, अब ये सवाल हुआ, अब आप नहीं ठीक है, मैं अगली बार से आपको पहले व्हाट्सएप कर दिया करूंगा सर, सवाल ठीक है, मैं पूछ लूंगा आपसे, तो बता दिया करिएगा, फिर मैं देश के सामने सवाल रख दिया करूंगा। फिलहाल आप जवाब नहीं सर, ये काम तो मोदी जी करते हैं। ये पढ़ते समय में नकल करते थे क्या? नकल की आदत अभी भी गई नहीं कि पहले क्वेश्चन पेपर घर पहुंचा? नहीं, नकल आपने ठीक कहा। चलिए मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूं, नकल से जो लोग पिछले शुक्रवार को एक्शन के बाद एक संदेश था संदीप त्रिपाठी कि मौलाना तौकीर की नकल कोई ना करे,
और अगर तौकीर की नकल करेगा तो तौकीर का अंजाम होगा। और उसका देखिए आज सब शांति रही। बोलिए। नहीं राकेश जी, करणी सेना वाली की नकल करनी चाहिए। करणी सेना वाले आके और ठूस दिए, पिछुआ से डंडा लगा के और ठूस दिया। और करणी सेना वालों को हिम्मत नहीं हुई। नकलची विद्यार्थी है, इनको तो पेपर आपको पहले ही देना पड़ेगा, तभी जवाब दे सकते हैं सीधा सीधा, वरना दे नहीं सकते सीधा जवाब। सीधा जवाब दे नहीं सकते। ये नकलची बच्चा है, ये नकलची बच्चा है। इसको पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन पेपर पहले पहुंचा दिया करो इनके पास। सीधा जवाब है ही नहीं। ये ऐसे भाग रहे हैं तौकीर रजा से जैसे तौकीर रजा इनका वोटर हो। आप समझ रहे हैं? अरे तौकीर रजा का नाम लेने से डर क्यों लग रहा है भैया? नहीं क्यों डर लग रहा है? अरे क्यों डर लग रहा है? उनकी औलाद हो। नहीं ये क्या तरीका है? कौन किसकी है रहने दो भैया। संदीप त्रिपाठी चले गए तो पता नहीं कहां तक आपकी औलादें खोदनी पड़ जाएंगी। छोड़ो इन बातों को। आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स आपको नहीं अलाउ कर रही है तो मत बोलिए भाई। बोल सकता भाई आप बोलिए, डरपोक कहीं का। छोड़ो किसकी कौन औलाद है, कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन ये क्या तरीका है कि कौन किसकी औलाद है ये देखने के लिए आपकी पार्टी आपको संदेश सवाल नहीं, जवाब नहीं। ये आपकी पार्टी का एजेंडा है क्या? नहीं सर प्लीज, राकेश जी नहीं, राकेश जी नहीं। शादाब, मैं आपको 15 सेकंड देता हूं। मौलाना तौकीर की नकल करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, यह संदेश था और उस संदेश का असर दिखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डर लग रहा है। जी ने बिल्कुल स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा हम किसी कीमत पर भी हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने वाले लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। देश संविधान से चलेगा। और मुझे लगता है अगर एक देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक शासक इस तरह की बात कह रहा है तो उसमें किसी के खिलाफ नहीं है। आप देश को कॉन्स्टिट्यूशन से चलाइए। आप रोड पे उतर के अगर तांडव करेंगे तो पुलिस अपना काम करेगी। और मैं ये कह रहा हूं आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां आ रही हैं कि मुसलमानों को रोड पे उतर के जो ये हंगामा करने की जरूरत पड़ी? आप नमाज पढ़िए, अपनी इबादत कीजिए, घरों में रहिए, तमीज के दायरे में नहीं। और ये कई मौलानाओं ने ये अपील की है कि आप जाइए, नमाज पढ़िए, नारेबाजी शोर मत करिए। ये कहीं से भी बेहतर नहीं है और उसका असर भी दिखा है। चलिए आज वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।